बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे वीलॉग्स पहुँचते रहें। नाज़रीन, कल जो हाई कोर्ट लाहौर ने फैसला सुनाया है, उस फैसला सुनाते वक्त जो है वो क्या अदालत ने ये सोचा कि वो आइन की हुदूद में रहकर ये फैसला सुना रहे हैं या फिर जो है वो एक सालसी का किरदार अदा करते हुए वो फैसला सुनाया जा रहा है या लिखा जा रहा है? क्या उसमें आइनी तकाज़े जो थे वो पूरे किए गए? और इसमें अहम तरीन बात ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद का किस्सा क्या है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। क्या अदालत ने ये सोचा कि जिस तरह का फैसला सुनाया जा रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? और क्या अदालत ने इस फैसले में ये मेंशन किया कि जब तक वज़ीर आला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले लेता तब तक वो माली जो मामलात हैं उनके वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी फाइनेंशियल जो उसके अख्तियारात हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि 18 दिनों का जो गैप है इसमें अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो परवेज इलाही चाहते थे, जाहिर है कि अब उसको एक फ्री हैंड मिल गया है। नाजरीन, हमने ये भी जो है वो आज सोचना है, इस मौजू पर भी बात करनी है कि हर उरूज को जवाल होता है। तो अब क्या इमरान खान के उरूज को जवाल, इमरान खान की सियासत को जो उरूज था, क्या उसका जवाल शुरू हो चुका है? और हमने ये भी सोचना है कि इस मौजू पर भी बात करनी है कि क्या एतमाद का वोट लेने की जो तलवार है जो परवेज इलाही के सर पे लटक रही है, क्या वो इससे बच पाएंगे या बच पाना मुमकिन है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट यही रहेगी, यानी गाड़ी वही रहेगी और ड्राइवर का जो मालिक है वो बदल जाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह मैंने कहा कि क्या जो है वो स्क्रिप्ट ख़त्म हो गया है या स्क्रिप्ट राइटर चेंज हो गया है, या स्क्रिप्ट राइटर तो चेंज हो गया है लेकिन स्क्रिप्ट वही चल रहा है, यानी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का सिलसिला जारी है। तो इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या जो कुछ हुआ है वो इमरान की फेस सेविंग के लिए हुआ है, यानी इमरान खान जिस तरह असम्बलियाँ तहलील करना चाह रहे थे उस तरह असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकी और इमरान खान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, जिस तरह कई मकामात पर उनको मुंह की खानी पड़ी है, उस पर भी हम थोड़ा सा खुल के बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की कि गुज़िश्ता रोज़ आज जो है वो अपना गवर्नर पंजाब की तरफ से जो आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 के तहत जो वज़ीर आला को उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा था, अब हत्ता कि देखा जाए तो ये गवर्नर का सवाब दीदी अख्तियार है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसको मिला हुआ है और उसने जो वज़ीर आला को नोटिस भेजा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो अख्तियार आइन ने गवर्नर को दिया है उस आइन की हुदूद में रहते हुए गवर्नर ने ये महसूस किया कि जो वजीर आला पंजाब हैं उन्हें जो है वो नहीं है, अपना अक्सरियत हासिल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि वजीर आला जो हैं वो एतमाद का वोट हासिल करें। ताहम उन्होंने पहले एतमाद का वोट हासिल करने के लिए एक लेटर अरसाल किया जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद उन्होंने फिर एक और लेटर जारी किया जिसमें चार्जशीट जो थी वो अरसाल की कि आखिर वजूहात क्या है। तो बहरहाल जो है वो उसके बाद स्पीकर ने जो रवैया अख्तियार किया है, स्पीकर ने गवर्नर के उस लेटर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और असेंबली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में होते हैं उनको सुपीरियर करार दे दिया। और फिर जो है वो जो वक्त मुकर्रर था उस पर जब वजीर आला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस न ले सके तो मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने जो है वो बाकायदा सहूलतकारी का किरदार अदा किया और वकील साहब जो थे अपना परवेज इलाही साहब के, उनको बार बार टाइम देते रहे कि भाई आप जो है वो देख लें, आप हमें एक अंडरटेकिंग दे दें, ये करते हैं। तक इस पर मैंने कल तफसील से बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो अदालत है हाई कोर्ट जो है
वो एक आईनी इदारा है और उसको ये देखना चाहिए था कि कहाँ आइन से मुतसादिम कोई चीज हुई है और कहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि जहाँ आईनी जो आइन की जो बुनियादी शिकें हैं या जो आइन की रूह है उसको कहीं मस्क करने की कोशिश तो नहीं की गई। लेकिन अदालत ने ऐसा कुछ नहीं देखा और अदालत ने सालसी का किरदार अदा करते हुए जो है वो बुनियादी तौर पर वजीर आला पंजाब को रिलीफ फराहम किया। लेकिन जो जजमेंट सामने आई उसमें उसको देखें तो फिर क्या अदालत उसके जो इस फैसले के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको क्यों नहीं मद्देनजर रखा गया। जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त तक जो वजीर आला पंजाब हैं वो सिर्फ अपने अपने जिले के लिए 120 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा यानी उसकी मंजूरी दे चुके हैं। इसके अलावा लाहौर के 100 तरक्याती मंसूबे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जब महसूस हुआ कि इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे और यकीनन गवर्नर इनको डी नोटिफाई कर देंगे, तो उसके बाद उन्होंने लाहौर मास्टर प्लान की मंजूरी दी, जहां पे ग्रीन एरियाज जो था उसको ग्रे में शामिल करके और एक पूरा जो इलीगल जो हाउसिंग सोसाइटीज थी उनको उसको लीगल कवर दे दिया। यानी हद होती है कि इसमें अरबों रुपए की डील हुई, अरबों रुपए की करप्शन हुई और अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस जो हाउसिंग सोसाइटीज थी उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल गया है। तो अब मामला ये है कि एक जो चीज सामने आई है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके जो बुनियादी तौर पर ये अहम तरीन सवाल है जिसको हम कभी नहीं बुला सकते, वो ये है कि जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं उनके दामाद हैं अली अफजल शाही साहब, और अली अफजल शाही साहब जो है वो परवेज इलाही काबीना के वर्क्स एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं। आपको पता है कि वर्क्स एंड कम्युनिकेशन की जो मिनिस्ट्री होती है उसमें ये सारी जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या जो अहम तरीन मामला होते हैं वो सारे उनकी मंजूरी वहां से होती है और वहां करोड़ों अरबों रुपए की किकबैक्स होती हैं और जितने भी इस वक्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी जा रही है इसकी हतमी मंजूरी यहाँ से होती है और यहाँ की मंजूरी के बाद फिर ऑन ग्राउंड वर्क शुरू होता है। तो बहरहाल कम्युनिकेशन एंड वर्क्स की जो मिनिस्ट्री थी वो चीफ जस्टिस के दामाद के पास थी। अब यहाँ पर कई सवाल पैदा होते हैं कि ये भी एक चीज कही जा रही है कि जो चीफ जस्टिस साहब है उनको अपने दामाद की सिफारिश की बुनियाद पर इस तरह का फैसला सुनाना पड़ा है। तो बहरहाल अगर हम इस चीज को भी देखें तो भी जो है वो ये जो जजमेंट आई है ये इंतहाई मुतनाज़े है और इस तनाज़े के हल के लिए एक ही तरीका है कि जो सुपीरियर जुडिशरी है वो इसका सुओ मोटो ले और इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, जिस तरह मैंने बात की कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन, जिस तरह जो गवर्नर का नोटिफिकेशन है इस फैसले के तहत मतलब मुअत्तल हुआ है, खारिज नहीं हुआ है, यानी उसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर दिया गया है। वो टिल 11 जनवरी तक सिर्फ मुअत्तल है, यानी 11 जनवरी के बाद फिर वो इफेक्टिव हो जाएगा। फिर वो उसके तहत फिर भी परवेज इलाही को अब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। तो परवेज इलाही कितना भी भागे वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उनको हर सूरत में लेना पड़ेगा। नाजरीन, यहाँ पर एक अहम तरीन बात जो है वो सामने आई है कि स्क्रिप्ट की बात हो रही है कि स्क्रिप्ट तो वही है, ताहम राइटर चेंज हुआ है, यानी इस्टेब्लिशमेंट वही है और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज हुआ है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रही है जो पहले से लिखा गया था। अब ये भी एक सवाल आ रहा है कि जो स्क्रिप्ट है उसको क्लोज नहीं किया गया, और अगर उसको क्लोज नहीं किया गया और इसके शवाहिद भी मिलते हैं, जिसके अहम जो इसकी जो एविडेंस है वो ये है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आया था तो परवेज इलाही यहाँ से भागे थे पिंडी, और पिंडी में वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी कुछ अहम एस्टेब्लिशमेंट के अफराद से मुलाकात होती है और वहाँ से वो डायरेक्टिव्स लेते हैं और फिर पंजाब में आके काम शुरू करते हैं। इस दौरान उनको 24 घंटे का टाइम
जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था उससे इसको लेकर दिया गया और उसके बाद उसको डीनोटिफाई किया गया और उसके बाद मामला कोर्ट में गया और फिर कोर्ट से जिस तरह का रिलीफ मिला है ये अपने आप में एक मजे का खेज है। तो कहने की बात ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जनरल फैज अपना जनरल बाजवा ने बजरिया जनरल फैज जुडिशल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि अदलिया के कुछ अफराद या कुछ जज साहबान पर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की गई और फिर उनसे अपने मनपसंद फैसले लिए गए। तो कहने की बात यह है कि अगर स्क्रिप्ट चेंज हो चुका हुआ होता तो फिर मेरे ख्याल में कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू जो एक दाखिल की जा चुकी है, जो एक पेंडिंग में है, उसका भी फैसला हो चुका होता और जो एक जस्टिस सिद्दीकी साहब है उनका भी एक रिव्यू जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है, उसका भी फैसला हो चुका होता। तहम ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, जिस तरह मैंने एक सवाल उठाया था कि हर उरूज को जवाल होता है, तो क्या इमरान खान की सियासत का जो उरूज था उसका जवाल शुरू हो चुका है? तो उसके कई जवाब सामने आते हैं। जिस तरह सबसे पहले हम देखें कि इमरान खान की जो है वो सबसे पहले जो इमरान खान को नाकामी का सामना करना पड़ा वो था उसका जल्द इलेक्शन करवाने का मुतालबा और असेंबलियों की तहलील। वो भी इमरान खान का मुतालबा पूरा नहीं हो सका, हत्ता कि इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, जलसे कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, पता नहीं इंटरनेशनल मीडिया के सामने उसने पाकिस्तान को भरपूर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो सका। इसके अलावा आप देखेंगे तो उसने इमरान खान ने सदर के जरिए, यानी सदर को उसने अपना क्लर्क बना लिया था और अभी भी क्लर्क बने हुए वो। तो उन्होंने सदर के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हुकूमत, कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरले, कभी हुकूमत के तरले, कभी मुज़ाकरात की कोशिश, कभी एक्सटेंशन की कोशिश, तो ये सारी कोशिशें इमरान खान करते रहे। उसमें भी इमरान खान को बदतरीन नाकामी का सामना हुआ। इमरान खान को नाकामी का सामना हुआ लॉन्ग मार्च में, जब उन्होंने देखा कि अवाम ने बुरी तरह उन्हें ठुकरा दिया और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था वो इमरान खान के गले में पड़ गया और वो एक तमाशे से ज़्यादा कोई हैसियत अख्तियार न कर सका। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप देखेंगे तो तोशाखाना केस में नाअहली को रुकवाने के लिए इमरान खान ने जितने भी इकदाम किए, जितनी कोशिशें की, जितनी सिफारिशें की, जितना दबाव डालने की कोशिश की, वो नहीं हो सका। और इसके अलावा जो तोशाखाना केस में जो घड़ी फरोख्त करने का जो मामला था, उन्होंने घड़ी किसको फरोख्त की, वो बंदा कौन था और खरीदने वाला कौन था, बेचने वाला कौन था, इस चीज को भी अभी तक साबित नहीं किया जा सका है। और सबसे बड़ी जो इमरान खान की नाकामी थी वो था टेलीथॉन। तो टेलीथॉन के जरिए इमरान खान ने कहा कि हम 15 अरब रुपए हमने इकट्ठे कर लिए हैं और 15 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सिंध के सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए हम खर्च करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी और मजमूई तौर पर सिर्फ 4 अरब 60 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जिनमें से 50% इमरान खान ने अपनी सियासी सरगर्मियों पर खर्च किए और कुछ पैसे खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए। अब वो भी दिए गए कि नहीं दिए गए, ताम 15 अरब रुपए का जो दावा था इमरान खान का झूठ साबित हुआ। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इमरान खान ने एक दावा किया था कि उन पर अल्लाह वाला चौरंगी पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के शूटर्स थे। एक शूटर नहीं था, 2 शूटर थे और 4 गोलियां इनको लगी, बाकी गोलियां इनके सर के ऊपर से गुजरी, कुछ गोलियां इमरान इस्माइल की कपड़ों से बरामद हुई। तो इस इल्ज़ाम को साबित करने में भी इमरान खान को बुरी तरह जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा जो भयानक और शर्मनाक नाकामी इमरान खान को सामने आई वो ये थी कि जिस सूबे में इमरान खान की अपनी ही हुकूमत थी, वो इमरान खान एक SHO जो था वो इमरान खान पर भारी पड़ गया और इमरान खान चाह कर भी जो है वो जमानत अपनी FIR दाखिल नहीं करवा सके। तो इससे ज्यादा और नाकामी क्या हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान ने ऐलान किया, मतलब प्रेशर डाला था कि डर्टी हैरी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए
उसमें भी इमरान खान को नाकामी हुई। और सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनको हटाने के लिए इमरान खान ने ऐलान किया और बड़े प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन खुद पंजाब में इनके अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी आ गई और आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 के तहत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लेटर पहुंच गया। और दूसरी बड़ी से बड़ी नाकामी थी वो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना, उसमें भी इमरान खान नाकाम हुए। और इसके अलावा जो इमरान खान को अपना नाकामी हुई वो थी कि जनरल बाजवा के खिलाफ जो मुसलसल जो गालम गलोच क्या एक सिस्टम शुरू कर रखा था, उनकी पूरी गालम गलोच ब्रिगेड ने, वो परवेज इलाही ने इनके मुंह पर कुछ उनकी 10 सीटों का वजन ऐसा रख दिया कि अब उनका मुंह बंद हो गया है। जिस तरह से पहले वाले व्लॉग में मैं कह चुका हूँ कि कौन था वो आदमी, कौन है ये आदमी, कहाँ है ये आदमी, कैसा है ये आदमी, क्यों है ये आदमी, तो वो एक आदमी पर आकर इमरान खान रुक गया है। तो बहरहाल इमरान खान ने जो है वो ऐलान किया था असेंबलियां तोड़ने का, तो वो भी नहीं टूट सकी और दिन गुजर गया, 23 दिसंबर गुजर गया। इसके अलावा जो है वो उन्होंने एक और कोशिश की थी, गवर्नर हाउस पंजाब के सामने भरपूर पावर शो की। आपने देखा होगा कि इमरान खान को वहां शर्मनाक नाकामी का सामना करना पड़ा, सिर्फ 500-800 लोग ही बमुश्किल जमा हो सके। उसके अलावा नाजरीन आपने देखा होगा कि इमरान खान के खिलाफ मुसलसल ऑडियो लीक्स आती रहीं और शर्मनाक ऑडियो लीक्स आती रहीं और बदतरीन ऑडियो लीक्स आती रहीं। यानी इमरान खान और उसकी पार्टी टेक्निकली अभी तक इन ऑडियो लीक्स का दिफा नहीं कर पा रही, क्योंकि ये ऑडियो लीक्स का जो सिस्टम है वो तो अब का है, लेकिन जो ऑडियो लीक्स है वो 10-15 साल पहले की हैं, 12 साल पहले की हैं। तो अब जो सिलसिला है वो ये है कि अब इमरान खान को समझ जाना चाहिए था कि जो इसको पाल रहे थे उन्होंने इसकी हर हरकत पर भी नजर रखी हुई थी और अभी इमरान खान के सामने जूते की शक्ल में आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान ने एक इल्जाम लगाया था कि जो नेब है उसको जनरल बाजवा कंट्रोल कर रहे थे, और दूसरी तरफ परवेज इलाही कह रहे थे कि जो जनरल फैज थे वो नेब को कंट्रोल कर रहे थे और नेब उनके कहने पर चलते हुए हमारे खिलाफ मुकदमा कर रही थी। तो नाज़रीन इसके अलावा इमरान खान तोशाखाना में अभी तक नाअहल हैं और नाअहली के मामले को अभी तक इन्होंने नहीं रुकवा सके, और तोशाखाना केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज हो चुका है, वो भी आपके सामने है। और नाज़रीन अब वज़ीर आज़म कश्मीर अपना सरदार तनवीर ने भी जनरल बाजवा के दिफा में बोलकर इमरान खान के बयानिए को एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा और इमरान खान के पास अब कोई बयानिया नहीं बचा। नाज़रीन इसके अलावा इन्होंने ऐलान किया था कि हमारे 123 अरकान असेंबली कौमी असेंबली में जाकर अपने इस्तीफों की तस्दीक करवाएंगे और इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। वहां पर भी इनको नाकामी का सामना हुआ, क्योंकि इनके मोर देन 50% जो अरकान कौमी असेंबली हैं वो इस्तीफा नहीं देना चाहते और उनको एतमाद नहीं है, तहम ये मामला भी इनका नहीं हो सका। इसके अलावा जो अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम आयद किया गया था और जिस पर डेली अपना मेल ने बहुत बड़ी स्टोरी छापी थी, वो उसमें भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और सबसे जो बड़ी बात इस वक्त है वो है टेरियन वाइट का केस। यानी ये भी वो केस है कि जिसमें इमरान खान अभी तक जो है वो कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कहने की बात ये है कि ये इमरान खान का ज़वाल है, यानी अल्लाह ताला ने इमरान खान को जो उरूज अता किया था उसकी इसने कदर नहीं की, इसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं की, इसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को समझने की कोशिश नहीं की, इसने जो है वो फॉरेन फंडिंग केस से लेकर अब तक इसको वही आदत पड़ी हुई है कि अदालतों के स्टे के पीछे छुपना है और अदालतों से स्टे लेने हैं और स्टे के पीछे छुपना है और इससे आगे कुछ भी नहीं है। हत्ता कि मैं एक नहीं 100 बार ये कह चुका हूँ कि इमरान खान को चाहिए था कि वो पॉलिटिकल सर्किल में आ जाते और पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनते और पॉलिटिकल सिस्टम में रहकर आगे चलते, ताकि इनको इनकी जो उरूज था या जो इनकी मकबूलियत थी वो मेंटेन रह पाती। लेकिन इमरान खान पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बने और उस डेमोक्रेटिक जो सर्किल है उसका हिस्सा नहीं बने, जिसकी वजह से आज इमरान खान की सोच एक आमराना सोच है और जमहूरियत मुखालिफ सोच है। तो नाज़रीन इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।